14 जून 2020 मुंबई। एक बंद कमरा और एक लाश। कोई आत्महत्या पत्र नहीं, सीसीटीवी सिर्फ उसी दिन बंद था। दरवाजे की चाबी गायब। 3.25 घंटे का वो रहस्यमय अंतराल जो आज तक कोई समझा नहीं पाया। एक तरफ थी रिया चक्रवर्ती, जो मौत से सिर्फ 6 दिन पहले घर छोड़कर चली गई, जिसके व्हाट्सएप चैट्स में नशे के सामान की बात थी, जिसके खाते में 15 करोड़ स्थानांतरित हुए। दूसरी तरफ था बॉलीवुड, करण जौहर, जिसने कभी सुशांत को अपने शो पर आमंत्रित नहीं किया। महेश भट्ट, जिनसे सुशांत की आखिरी मुलाकात आज भी सवालों में है। वो पूरा तंत्र जिसने एक बाहरी इंसान को जिंदगी भर तोड़ा। जिस इंसान की डायरी में 50 से ज्यादा भविष्य की योजनाएं थीं, वो बिना एक लफ्ज लिखे चला गया। सीबीआई 4 साल से जांच कर रही है। जवाब अभी भी नहीं आया, क्योंकि कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि शक्तिशाली लोग उन्हें कभी सामने नहीं आने देते। मगर आज वो खतरनाक सच हम आपके सामने लाएंगे। पटना से मुंबई तक का दर्दनाक सफर। 21 जनवरी 1986। पटना। एक मिडिल क्लास घर, सरकारी नौकरी वाले बाप कृष्ण कुमार सिंह, 4 बड़ी बहनें और घर का सबसे छोटा, सबका लाडला सुशांत। बाहर से देखो तो एक आम घर था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। लेकिन सुशांत के सपने वो बिल्कुल आम नहीं थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, सुशांत छत पर जाकर टेलीस्कोप से तारे देखता था। जब बाकी बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे, सुशांत क्वांटम फिजिक्स की किताबें पलट रहा होता था। सपना था नासा जाने का, अंतरिक्ष यात्री बनने का। दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में साइंस ओलंपियाड में पूरे हिंदुस्तान में 7वीं रैंक। सोचिए, पूरे देश में सिर्फ 6 बच्चे उनसे आगे थे। और फिर आया वो काला दिन। 10वीं कक्षा, 16 साल की उम्र, और एक खबर, माँ नहीं रही, कैंसर ले गया उन्हें। सोचिए उस लड़के के बारे में जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे, जिसकी माँ उसे हर रोज हौसला देती थी, और एक दिन वो माँ ही नहीं रही। 16 साल का सुशांत बाहर से मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर एक जख्म था जो कभी भरा नहीं। शायद इसीलिए वो जिंदगी भर अपनी बहनों से इतना जुड़े रहे। माँ की कमी, वो कमी उन्होंने हमेशा महसूस की। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश हुआ। पापा खुश थे, बहनें खुश थीं। सबको लगा बेटा इंजीनियर बनेगा, व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग के चौथे साल में, जब सिर्फ 1 साल बाकी था डिग्री पूरी होने में, सुशांत ने वो फैसला किया जिसने सबको हिला दिया। कॉलेज छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ दी और निकल पड़े मुंबई की तरफ। एक बैग, थोड़े से पैसे और बहुत सारे सपने लेकर। पापा गुस्से में थे, 1 साल बाकी है, डिग्री कर ले, फिर जो करना है कर लेना। लेकिन सुशांत का एक ही जवाब था, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। और यही जवाब, यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्हें नहीं पता था कि मुंबई सपने दिखाती जरूर है, लेकिन तोड़ती भी है। और सुशांत के साथ जो होने वाला था वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। टीवी का स्टार, बॉलीवुड का दुश्मन। 2006 मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन सुशांत के लिए ये नगरी पहले एक डरावना सपना बनी। एक छोटा सा किराए का कमरा, साझेदारी में 3-4 लोग एक कमरे में। गरम मुंबई, छोटा कमरा, कोई निजता नहीं। पापा से रिश्ते पहले से खराब थे, पैसे भेजने का सवाल ही नहीं था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक लड़का अकेला मुंबई की भीड़ में गुम। खाने का जुगाड़, कभी एक समय कभी 2 समय। बजट इतना तंग था कि रात को सोने से पहले सोचना पड़ता था कल क्या खाऊंगा। और ये मुंबई, ये शहर मेहनत तो मांगता है, साथ में किस्मत भी मांगता है। फिर मिली एक शुरुआत, श्यामक डावर की डांस अकादमी। पृष्ठभूमि नर्तक की नौकरी। हाँ, पृष्ठभूमि नर्तक, वो जो मंच के पीछे नाचते हैं, जिन्हें कोई देखता भी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स, अवार्ड शोज, फिल्म फेयर, बड़े बड़े सितारों के साथ मंच साझा हो रहा था। लेकिन नाम किसी को नहीं पता था। रात को घर आते थे तो अकेलापन और भी ज्यादा चुभता था। फोन पर बहनों से बात होती, वो पूछती कब वापस आओगे। सुशांत कहते जब कुछ बन जाऊं तब। लेकिन बनने में वक्त लगता है, और उस वक्त में धीरे धीरे अवसाद ने दस्तक देनी शुरू कर दी। फिर सुशांत ने सोचा सिर्फ नृत्य से काम नहीं चलेगा, अभिनय सीखना पड़ेगा। और शामिल हुए बैरी जॉन के अभिनय स्टूडियो में। वही बैरी जॉन जिन्होंने शाहरुख खान को प्रशिक्षित किया था। थिएटर शुरू किया, छोटे छोटे रोल। पैसे नहीं थे, लेकिन जब मंच पर रोशनियां जलती थीं, सुशांत सब दर्द भूल जाते थे। और फिर 2008 में मिला पहला टीवी ब्रेक, किस देश में है मेरा दिल। छोटा रोल, शो भी ज्यादा नहीं चला, लेकिन कैमरे के सामने आना, वो अनुभव कीमती था। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। 2009 जीटीवी, पवित्र रिश्ता। सुशांत को मिला मानव देशमुख का रोल। एक सीधा सादा मिडिल क्लास लड़का, हर आम आदमी अपने आप को उसमें देख सकता था। और सुशांत ने इस रोल को इतनी खूबसूरती से जिया कि लोग मानव को नहीं, सुशांत को प्यार करने लगे। घर घर में पहचान हो गई, अवार्ड्स आने लगे, सड़क पर लोग रोकने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे। और इसी सेट पर मिली अंकिता लोखंडे। अर्चना का रोल कर रही थी वो। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो गजब की थी ही, ऑफ स्क्रीन भी धीरे धीरे कुछ खास होने लगा। दोस्ती से प्यार, और फिर शुरू हुआ 6 साल का वो रिश्ता जो पूरी इंडस्ट्री का पसंदीदा कपल बना। साथ रहकर रिश्ता निभाना। शादी की अफवाहें उड़ती थीं, लोग कहते ये दोनों पक्का शादी करेंगे। यही था सुशांत की जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर। करियर बन रहा था, नाम हो रहा था, और साथ में प्यार भी था। झलक दिखला जा सीजन 4 में रनर अप बने, लोकप्रियता और बढ़ी। लेकिन सुशांत के दिल में एक और तड़प थी। टीवी से नाम मिल गया था, लेकिन बड़ा पर्दा अभी बाकी था। बॉलीवुड का सपना अभी अधूरा था। 2013
2013 में उन्होंने फैसला कर लिया, अब टीवी छोड़ना होगा। पवित्र रिश्ता छोड़ी, सब स्तब्ध थे। इतना सफल शो छोड़ रहे हो, पागल हो गए हो? लेकिन सुशांत का एक ही जवाब था, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। और यही जुमला जो उन्होंने पापा से भी कहा था इंजीनियरिंग छोड़ते वक्त, यही जुमला उन्होंने फिर दोहराया। लेकिन इस बार मुंबई और भी क्रूर होने वाली थी, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ प्रतिभा नहीं देखता, बॉलीवुड देखता है कि तुम किस खेमे में हो। और सुशांत किसी खेमे में नहीं थे। अभी असली खेल शुरू भी नहीं हुआ था। क्या बॉलीवुड सुशांत से डरता था? 2013 काई पो चे पहली फिल्म, पहली बड़ी हिट। क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस ने प्यार किया, बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। टीवी एक्टर का टैग थोड़ा फेड हुआ, लगा अब इंडस्ट्री अपना लेगी, लेकिन नहीं। 2016 में आई MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। 6 महीने की मेहनत, क्रिकेट सीखी, धोनी की बॉडी लैंग्वेज कॉपी की, एक्सेंट कॉपी किया, मेथड एक्टिंग की पीक थी ये। फिल्म ने 216 करोड़ कमाए, सुपरहिट। और फिर 2019 में छिछोरे, 200 करोड़ से ज्यादा। नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला फिल्म को। 2 ब्लॉकबस्टर, 200 करोड़ वाली 2 फिल्में। फिर भी इंडस्ट्री का जवाब था बैंकेबल नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक सिंपल था, सुशांत बाहरी थे, कोई फिल्मी खानदान नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कैंप नहीं। करण जौहर का कॉफी विद करण, बॉलीवुड का सबसे बड़ा चैट शो, हर बड़ा स्टार आता था, लेकिन सुशांत को कभी आमंत्रित नहीं किया गया, कभी नहीं। 2 ब्लॉकबस्टर के बाद भी नहीं। YRF के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था। पानी, शेखर कपूर की एम्बिशियस फिल्म शेल्व हो गई, रद्द बिना कोई वजह बताए। सुशांत का एक बड़ा मौका बस ऐसे उड़ा दिया गया। अवार्ड शोज में ब्लैकआउट था। MS धोनी पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेशन तक ठीक से नहीं हुए, जबकि स्टार किड्स की औसत फिल्मों को रेड कारपेट पर वेलकम किया जाता था। सुशांत की डायरी में मिला, फीलिंग ट्रैप्ड, फीलिंग चीटेड, व्हाई इज द सिस्टम अगेंस्ट मी। अब सोचिए, जो इंसान इतनी मेहनत करे, इतना टैलेंट हो, इतनी हिट्स दे, और फिर भी सिस्टम उसे इग्नोर करे, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कैसे सुशांत को साइडलाइन किया गया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच, बॉलीवुड माफिया। ये नाम सुनते ही लोग सोचते हैं गैंगस्टर, बंदूकें, धमकियां। नहीं, ये माफिया कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखता नहीं। ये क्वाइटली, सीक्रेटली, सिस्टमैटिकली पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। कुछ घराने हैं, कुछ बड़े प्रोड्यूसर, कुछ फेमस डायरेक्टर और उनके स्टार किड्स, ये सब मिलकर कैंप बनाते हैं। करण जौहर का कैंप, सलमान खान का कैंप, यश राज फिल्म्स का कैंप। नियम सिंपल है, अगर आप किसी कैंप में हैं तो काम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर किसी कैंप में नहीं तो बॉलीवुड में जिंदा रहना मुश्किल है। और सुशांत किसी कैंप में नहीं थे, न करण के साथ, न सलमान के साथ, न आदि चोपड़ा के साथ, बिल्कुल अकेले। अब देखिए कैसे कैसे खेल खेले गए। पहला खेल, ड्राइव का अपमान। करण जौहर की धर्मेटिक प्रोडक्शन ने ड्राइव बनाई। फिल्म में सुशांत लीड थे, लेकिन थिएटर रिलीज नहीं, सीधे नेटफ्लिक्स पर डाल दिया, बिना कोई ठीक से अनाउंसमेंट के। एक सफल एक्टर की फिल्म को बिना थिएटर रिलीज के नेटफ्लिक्स पर फेंकना, ये इंसल्ट है। मैसेज क्लियर था, तुम्हारी वैल्यू थिएट्रिकल रिलीज के लायक नहीं। दूसरा खेल, दोस्ताना 2 फिल्म का किस्सा। रूमर्स थे कि सुशांत को दोस्ताना 2 में कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन नहीं, स्टार किड को प्रेफर किया गया। पैटर्न था ये, जहां भी मौका था बाहरी को हटाकर अंदर वाले को लाओ। तीसरा खेल, इंडस्ट्री पार्टियों का बहिष्कार। बॉलीवुड की बड़ी पार्टियां यहाँ फिल्में साइन होती हैं, डील्स होती हैं, नेटवर्किंग होती है, लेकिन सुशांत को ज्यादातर इनवाइट नहीं किया जाता था। और जब कभी जाते थे, स्टार किड्स का अलग ट्रीटमेंट, सुशांत का अलग। ये सबटल डिस्क्रिमिनेशन था, कैमरे में नहीं दिखता लेकिन फील होता था, और सुशांत फील कर रहे थे। चौथा खेल, कंगना रनौत का खुलासा। सुशांत की मौत के बाद कंगना रनौत ने खुलकर बोला, करण जौहर को मूवी माफिया कहा, क्लेम किया कि सुशांत को डिलिबरेटली साइडलाइन किया गया। और कंगना की बात बिलीवेबल इसलिए लगती है क्योंकि वो खुद भी आउटसाइडर हैं, उन्होंने भी ये सब फेस किया है। अब देखिए पूरी तस्वीर, 2 ब्लॉकबस्टर, फिर भी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही, प्रोड्यूसर्स हेजिटेट कर रहे हैं, बैंकेबल नहीं है का टैग लग गया। डायरी में लिखा था, फील साइडलाइंड बाय इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स गोइंग टू स्टार किड्स, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट आई डिजर्व। ये प्रोफेशनल रिजेक्शन, ये ह्यूमिलिएशन, ये आइसोलेशन मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। सुशांत टूट रहे थे अंदर से, धीरे धीरे। बॉलीवुड ने एक टैलेंटेड एक्टर को सिस्टमैटिकली, क्वाइटली तोड़ा, और जब वो टूट गए, सबने हाथ खड़े कर लिए। सुशांत रिया की अनकही कहानी अब आता है। कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, वो चैप्टर जिसने पूरे हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। रिया चक्रवर्ती। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। रिया कौन थी? छोटी मोटी एक्ट्रेस, कुछ टीवी शोज, कुछ फिल्मों में छोटे रोल, कोई बड़ा नाम नहीं था। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए सुशांत से मुलाकात हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। शुरुआत के कुछ महीने नॉर्मल थे, यूरोप ट्रिप गए दोनों, सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आई, खुश लगते थे। लेकिन फिर रिया ने सुशांत के घर में शिफ्ट कर लिया और यहाँ से असली ड्रामा शुरू हुआ। सुशांत की फैमिली को रिया पसंद नहीं आई। क्यों? फैमिली का कहना है रिया ने सुशांत को उनसे दूर कर दिया, अकेला कर दिया। फोन रिकॉर्ड से पता चला, जब रिया पास होती थी,
सुशांत अपनी बहनों से ओपनली बात नहीं कर पाते थे। फैमिली को लगता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूर होने की वजह से सीधे कुछ कर नहीं पाते थे। फाइनेंशियल डिसीजंस भी रिया लेने लगी, घर का खर्च, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। सुशांत को 2019 में ऑफिशियली डायग्नोज हुआ था क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर। डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन रिया के आने के बाद मेडिसिन का सीन बदल गया। रिया ने नए डॉक्टर्स से कंसल्ट करना शुरू किया, मेडिसिन बदलने लगी और व्हाट्सएप चैट्स में जो मिला वो चौंकाने वाला था। रिया मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रही थी, कौन सा नशे का सामान लेना है, कितनी क्वांटिटी, कब लेना है, ये सब रिया डिसाइड कर रही थी। सवाल ये है, एक गर्लफ्रेंड मेडिसिन क्यों कंट्रोल करेगी? डॉक्टर नहीं, थेरेपिस्ट नहीं, रिया क्यों? ओवर मेडिकेशन हो रही थी, मेडिसिन डेंजरसली मिक्स हो रही थी, मेंटल हेल्थ और खराब हो रही थी। ये सवाल आज भी हैं। जवाब, कोई क्लियर जवाब नहीं। सुशांत की फैमिली ने एफआईआर की। आरोप था 15 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड। रिया के नाम पर, उनके भाई शोविक के नाम पर, कुछ और लोगों के नाम पर ट्रांसफर्स हुए, प्रॉपर्टी डील्स हुई, क्रेडिट कार्ड्स एक्सटेंसिवली यूज हुए। क्या सुशांत को अपने फाइनेंसेस की जानकारी थी या रिया सब कंट्रोल कर रही थी? अगर सुशांत को पता चला कि फ्रॉड हो रहा है तो क्या होता? सुशांत की मौत के बाद एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिया के व्हाट्सएप चैट्स में नशे के सामान का जिक्र मिला। रिया को अरेस्ट किया गया। भाई शोविक को भी 28 दिन जेल में रही। रिया का डिफेंस था, मैंने सुशांत से प्यार किया, मैं उन्हें हेल्प कर रही थी, फैमिली ने कभी केयर नहीं किया, मैं कर रही थी। सच क्या है, ये आज भी मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं रिया मासूम है, गलत ब्लेम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं रिया ने प्लान करके सब किया। जो आप यकीन करें वो आप डिसाइड करें, लेकिन एक बात पक्की है, 8 जून को रिया का जाना, उसी दिन दिशा की मौत और 6 दिन बाद सुशांत का जाना। ये 3 घटनाएं, 6 दिन का दायरा, इत्तेफाक या कुछ और? उस दिन सुशांत के कमरे में क्या हुआ था? 14 जून 2020 रविवार, बांद्रा, माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट, 6ठी मंजिल। आज हम जाएंगे मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। उस दिन जो हुआ वो सब। सुबह 8 बजे सुशांत का घर, उनकी बहन मीतू सिंह वहाँ थी। 12 जून से आई थी सपोर्ट करने। हाउस स्टाफ था, कुक, हेल्पर, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था बाहर से। 9 बजे सुशांत ने फ्रूट जूस पिया, कुक ने बनाया था रोज की तरह, कुछ अजीब नहीं था। 10 बजे सुशांत अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, अंदर से लॉक किया और यहाँ से टाइमलाइन कंफ्यूजिंग हो जाती है। 11:15 बजे हाउस स्टाफ ने नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सोचा शायद सो रहे हैं, वेट किया। 12 बजे फिर नॉक किया, कोई आवाज नहीं। अब थोड़ी वरी हुई, लेकिन फिर भी वेट किया। 1:30 बजे के आसपास अब सीरियसली वरी हो गए, दरवाजा कंटिन्यूअसली नॉक हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहन मीतू भी परेशान, दरवाजा लॉक्ड है अंदर से। फैसला हुआ की मेकर को बुलाओ और यहीं से पहला बड़ा सवाल उठता है। 10 बजे से 1:30 बजे तक, पौने 4 घंटे, इतने बड़े गैप में किसी ने सीरियसली दरवाजा तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? हर फ्लैट में मेंटेनेंस के लिए डुप्लीकेट कीज होती है, सोसाइटी सिक्योरिटी के पास होती है, फिर कीमेकर को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ लोग कहते हैं ये डीले डिलिबरेटली की गई थी, अंदर कुछ था जो छुपाना था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक 1:30 बजे के आसपास दरवाजा खुला और अंदर का नजारा, वो नजारा जिसने सबको तोड़ दिया। सुशांत लटके हुए थे सीलिंग फैन से, हरे कुर्ते का इस्तेमाल करके। इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है? मौत का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब गला घुट गया। टाइम ऑफ डेथ 10 से 12 बजे के बीच एस्टिमेटेड। कोई बाहरी चोट के निशान नहीं, कोई नशे का सामान सिस्टम में नहीं इनिशियली, कोई सुसाइड नोट नहीं। मुंबई पुलिस ने कहा क्लियर केस ऑफ सुसाइड, डिप्रेशन की वजह से। लेकिन अब आते हैं वो सवाल जो आज तक बिना जवाब के हैं। पहला सवाल, सीलिंग फैन वाला इश्यू। सुशांत की हाइट थी 6 फुट, कमरे की सीलिंग हाइट थी अप्रोक्सीमेटली 10-11 फुट। इतनी हाइट पर कोई कैसे हैंग हो सकता है? स्टूल यूज किया होगा, तो स्टूल कहाँ गया, किस पोजीशन में था? क्राइम सीन फोटोज में स्टूल की क्लियर पोजीशन नहीं दिखी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डाउट किया। कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने कहा 6 फुट का इंसान 11 फुट की सीलिंग से इस तरह हैंग हो, फिजिकली यह सीन रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। दूसरा सवाल, दरवाजे की कहाँ गई? दरवाजा अंदर से लॉक था, ठीक है, लेकिन की अंदर से लॉक करने के बाद की नॉर्मली कहाँ रखी जाती है? कि मिसिंग थी एलिजिडली, तो डुप्लीकेट की से ओपन क्यों नहीं किया? कीमेकर को क्यों बुलाया और इतना टाइम क्यों लगा? तीसरा सवाल, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे थे, एंट्री एग्जिट मॉनिटर होती थी, लेकिन 14 जून का फुटेज अवेलेबल नहीं था। पिछले दिन का फुटेज था, अगले दिन का फुटेज था, लेकिन सिर्फ 14 जून का नहीं। कैमरा उसी दिन काम नहीं कर रहा था। इतना कन्वीनियंट कोइंसिडेंस? चौथा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंसीज। इनिशियल रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस थे। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया। बॉडी पर कुछ मार्क्स थे जो हैंगिंग से क्लियरली मैच नहीं कर रहे थे। विजरा सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेजे गए। रिपोर्ट्स पब्लिकली कुछ क्लियर नहीं आया। कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और डाउट किया, यह हैंगिंग सुसाइड नहीं लगती, कोई और एंगल भी हो सकता है। पांचवा सवाल, पौने 4 घंटे का वो गैप। 10 बजे कमरे में गए, 1:30 बजे दरवाजा तोड़ा, पौने 4 घंटे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 1-1.5 घंटे में दरवाजा तोड़ा जाता, पौने 4 घंटे
घंटे बहुत ज्यादा हैं। इस बीच में क्या हुआ? किसी को फोन किया गया, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया, कुछ और? छठा सवाल, कोई सुसाइड नोट नहीं। सुशांत की डायरी मिली, उसमें 50 से ज्यादा फ्यूचर ड्रीम्स और गोल्स लिखे थे। आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है, कितने प्रोजेक्ट्स प्लान थे। जिस इंसान के इतने फ्यूचर प्लान्स हों, वो बिना कुछ लिखे चला जाएगा। जो इंसान इतना फिलोसॉफिकल था, इतना इंटेलिजेंट था, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्यों ये स्टेप ले रहा है। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई गुड बाय नहीं, कोई लास्ट मैसेज नहीं। सातवां सवाल, कॉल रिकॉर्ड्स और फोन डेटा। सुशांत के लास्ट कॉल्स किसे थे, लास्ट मैसेजेस क्या थे, व्हाट्सएप चैट्स क्या थी। इन्वेस्टिगेशन में इन सबको चेक किया गया, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई। रिया के साथ चैट्स अलेजली डिलीट कर दी गई थी। डेटा रिकवरी हुई या नहीं, क्लियर नहीं। आठवां सवाल, एम्स रिपोर्ट पर सवाल। एम्स ने इन्वेस्टिगेशन की, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने सब चेक किया, रिपोर्ट आई, मर्डर का कोई एविडेंस नहीं, सुसाइड कंफर्म। लेकिन बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करते, कहते हैं प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर था रिपोर्ट पर। और सबसे बड़ा सवाल, सीबीआई आई, ईडीआई, एनसीबीआई, तीन एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया। 4 साल हो गए, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं, कोई अरेस्ट नहीं मर्डर के लिए। केस आज भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 4 साल हो गए। सुशांत की फैमिली आज भी लड़ रही है। पापा ने केस फाइट की, बहनों ने आवाज उठाई, लेकिन सिस्टम इतना स्लो है कि इंसाफ अभी भी दूर है।